सभी का, और हम अपने सेशन में वापस लौटेंगे, तो प्लीज बाहर ना जाएं, यहीं पर रहे, क्योंकि अगला सेशन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और बात हम आप ही लोगों की करेंगे। जो भी आपके सवाल हो वो भी आपको पूछने का मौका मिलेगा। तो अगले सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे और इस बीच इस हॉल में हमारे साथ डॉक्टर रणदीप पुनिया, डीजी हेल्थ हरियाणा हमारे साथ मौजूद हैं। जोरदार तालियां सर के लिए। और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप स्टेज पर आए, अगले सेशन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। सर प्लीज स्टेज पर आए और प्लीज तालियां, जितने लोग हैं उतने तालियां तो जरूर बजती रहनी चाहिए। आप डीजी हेल्थ हरियाणा हैं सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। इस सेशन को होस्ट करेंगे ITV नेटवर्क और इंडिया न्यूज हरियाणा के सीनियर डेप्यूटी एडिटर अतुल प्रताप जी। सर आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप स्टेज पर आए और इस सेशन को होस्ट करें, इस सेशन को आगे बढ़ाएं। तो देखिए, क्योंकि बात यहाँ स्वास्थ्य को लेकर के हो रही है और इसी को लेकर के ये पूरा सेशन आज का ये रहने वाला है। सर ओवर टू यू। शुक्रिया सीमा। तो जैसा मेडिकली स्पीकिंग डॉक्टर्स वीक हेल्थ कॉन्क्लेव का ये मंच हमने सजाया है, और इसके पहले मेरी सहयोगी सीमा और अंशिका जिक्र कर रही थी, डॉक्टर साहब से अलग अलग पहलुओं पर सवाल ले रही थी। कई चीजें होती हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर में आगे बढ़ाने के प्रयास तो होते हैं, लेकिन वो लिमिटेड एडिशन हो जाता है। लेकिन जब वही चीज टाई अप होकर सरकार के साथ आगे बढ़ती है तो उसका दायरा बढ़ जाता है, और उस दायरे को ही बढ़ाने के लिए हमारे साथ पुनिया साहब मौजूद हैं। आपसे मुखातिब पहले ही हो चुके हैं, उन्होंने अभी सम्मानित किया मेहमानों को। पुनिया साहब, हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार तालमेल बिठाकर मेडिकल सेक्टर में पिछले 10 सालों में काफी हद तक आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। वो चाहे एम्स की स्थापना हो, वो चाहे अलग अलग प्रयास हों, केंद्र स्तर के हों और राज्य स्तर के हों। आज जब ITV ग्रुप का ये कार्यक्रम हम यहां पर कर रहे हैं, सबसे पहले आपके जहन में क्या आता है कि जब एक सरकार कोई प्रयास करती है और एक कोई मीडिया चैनल, एक ग्रुप उसको संवाद से आगे बढ़ाता है, तो वहां पर एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है? कितना तालमेल बैठ पाता है? आपकी बात जनता तक कितनी पहुंच पाती है? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया न्यूज हरियाणा का बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। और चूँकि डॉक्टर्स डे जुलाई में आता है और ये डॉक्टर्स का सप्ताह चल रहा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी डॉक्टर्स को, हरियाणा के प्रदेश के गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जो भी कार्यरत हैं, दिन रात जो जनता की सेवा कर रहे हैं, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा। शुक्रिया सर। इंडिया न्यूज हरियाणा ने कोविड के दौरान भी, चूँकि मैं कोविड के दौरान यहाँ CM फरीदाबाद रहा हूँ, तो काफ़ी कार्यक्रम आपके चैनल ने चलाए जिनसे पब्लिक जागरूक हुई और पब्लिक को बहुत फ़ायदा हुआ जी। तो इंडिया न्यूज हरियाणा भी धन्यवाद का पात्र है कि वो हमारी बातें जनता तक पहुंचाता है। शुक्रिया सर। और बातें जनता तक पहुंचना ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। बातें आपके पास हैं, ज्ञान आपके पास है, सारी चीज़ें आपके पास हैं, अगर पब्लिक को नहीं पता कि आपके पास क्या सुविधाएँ हैं तो वो सुविधाएँ पूर्णतया जनता तक नहीं पहुँच पाती जी। जहाँ तक हरियाणा सरकार का सवाल है, हरियाणा सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति बहुत ही गंभीर है। आपने भी देखा होगा कि हर स्तर पे सरकार प्रयास करती है। स्वास्थ्य सेवाएं 3 प्रकार की मानी जाती हैं, एक प्राइमरी हेल्थ केयर, एक सेकेंडरी हेल्थ केयर, एक टर्शरी हेल्थ केयर। मैं आपके चैनल के माध्यम से पब्लिक को बताना चाहूँगा जी। प्राइमरी और सेकेंडरी जो हेल्थ केयर है वो हम स्वास्थ्य विभाग हेल्थ डिपार्टमेंट प्रदान करता है, और टर्शरी जो केयर है वो मेडिकल कॉलेज के द्वारा दी जाती है। तो इस मामले में सबसे बड़ा जो काम सरकार ने, हरियाणा सरकार ने किया है कि हरियाणा सरकार में कितने उप स्वास्थ्य केंद्र, कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कितने सब डिवीजन हॉस्पिटल, कितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और कितने बेड होने चाहिए जी। इस पर मेरे ख्याल से प्रदेश, हमारा प्रदेश पहला है देश में जिसने GIS मैपिंग करवाई है। GIS मैपिंग के जरिए हमने ये जानने की कोशिश की है कि किस एरिया को स्वास्थ्य सेवाओं की ज़्यादा ज़रूरत है, कहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नया बनना है, कहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कहाँ PHC बननी है। यानी सिफारिश के आधार पर ना बन करके मेरिट के आधार पर स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे, और वो GIS मैपिंग हमारी पूरी हो चुकी है। और वो जितने भी स्वास्थ्य केंद्र जो हमारे नीचे उप स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के और सिविल अस्पताल तक बनने हैं, वो सारे हमारी पाइपलाइन में हैं।
तो ये एक बहुत बड़ा काम होगा कि जीआईएस मैपिंग के माध्यम से ये मालूम करना कि फलां गांव को सेवाएं कहाँ से मिलती हैं और उस गांव को अगर दूसरे गांव से जोड़ दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर सुविधाएं होंगी। क्योंकि उप स्वास्थ्य केंद्र 5,000 की पॉपुलेशन पे होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30,000 की पॉपुलेशन कवर करता है जी। इसी प्रकार से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 1,20,000 की पॉपुलेशन कवर करता है। तो इसके हिसाब से हमने जो गैप है वो ढूंढ लिया है और वो सारा हमारा जो केसेज हैं इस टाइप के वो तैयार हैं, सरकार को जल्द ही हम भेज देंगे और आशा है कि इसी वित्तीय वर्ष में ये सारा काम संपन्न हो जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सूचना डॉक्टर साहब ने अभी दी है कि जो इस वक्त जीआईएस मैपिंग को लेकर एक प्रयास चल रहा था वो भी लगभग पूरा हो चुका है और अब वो सरकार तक जब जाएगा तो उसका लाभ भी मिलना शुरू होगा। लेकिन जब हम जमीनी हकीकत की बात करते हैं तो आप लोग चूंकि अधिकारी वर्ग हैं, आप लोग के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है और हम मीडिया कर्मियों के ऊपर जिम्मेदारी होती है कि हम दोनों पहलुओं को देखें। सीधा आरोप पॉलिटिकली लग जाता है, मैं इस मंच को यहां पर फिलहाल पॉलिटिकल नहीं करना चाहता, लेकिन आरोप लग जाता है और राजनीति में होता है कभी सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो लोग आपस में रहते हैं। लेकिन जमीन पर जो बुनियादी इस वक्त की तस्वीर है, हरियाणा कितना अग्रणी है उन तमाम राज्यों से जो कि हमसे कहीं बेहतर उनके पास तंत्र होता है, सुविधाएं होती हैं या रही होंगी, सरकारों का योगदान अलग अलग पार्टियों के दौर में रहा होगा। हरियाणा को हम कहां पर देख रहे हैं? देखिए, हरियाणा जो अग्रणी जो राज्य हैं स्वास्थ्य के हिसाब से उनमें हमारा एक राज्य है और मुझे फ़ख्र होता है कि बहुत से कार्यक्रम ऐसे हैं जिनमें हम 1 नंबर पे खड़े हैं और समय समय पे उनका अवार्ड भी हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से लेके आते हैं जी। इसके अतिरिक्त मैं हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं की खासियत आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा में ये निर्णय लिया गया है हर जिला अस्पताल 200 बेड का, मिनिमम 200 बेड का होगा मिनिमम। जबकि और बहुत से, मैं प्रदेशों का नाम नहीं लेना चाह, ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर 100 बेड का है या 50 बेड का है या 150 बेड का है, परंतु यूनिक एक बना दिया सिस्टम की मिनिमम 200 बेड का अस्पताल होगा। इसके अतिरिक्त सब डिवीज़न जो हमारे बड़े हैं उनमें 100 बेड के अस्पताल होंगे, जो छोटे सब डिवीज़न है वहाँ 50 बेड के अस्पताल होंगे। और जैसे मैंने आपको बताया 1,20,000 की पॉपुलेशन का मतलब तकरीबन एक ब्लॉक, जो हमारे ब्लॉक्स हैं डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं, उसमें एक CHC होगी। तो इस प्रकार से ये जीआईएस मैपिंग के तहत हमने इतना बढ़िया काम किया है कि आने वाले समय में किसी भी व्यक्ति को, मुझे नहीं लगता कि 5 और 7 किलोमीटर से अधिक अपनी सेवाएं लेने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाना पड़ेगा। और उप स्वास्थ्य केंद्र तो हर 2-3 किलोमीटर के बीच में एक उप स्वास्थ्य केंद्र होगा। तो ये एक बहुत बड़ी हमारी पहल है। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत से प्रोजेक्ट हमारे ऐसे हैं। हमारा एक अम्बाला में कैंसर केयर सेंटर है, जैसे मैंने आपको बताया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, तो ये टर्सरी केयर का सिस्टम होता है। परंतु हरियाणा में एकमात्र हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर स्वास्थ्य विभाग यानी सेकेंडरी केयर की व्यवस्था देने वाले लोगों के पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल कैंसर केयर सेंटर है। कभी आप के मीडिया के चैनल के जो भी साथी आपके अम्बाला बैठते हैं, कभी उसको कवर करें। आप रियली आप ये देखेंगे, मैं आज ही बोलता हूँ, आप ये देखेंगे कि आपको किसी एंगल से वो लगेगा नहीं सरकारी सिस्टम में, आपको लगेगा किसी प्राइवेट सेक्टर के बहुत बड़े अस्पताल में हम लोग आ गए। और उसमें हम लोग कैंसर से पीड़ित लोगों को पिछले 2 साल से मुफ्त में इलाज कर रहे हैं, उनका कोई एक पैसा नहीं लगता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है कि कैंसर के मरीज को आप देखते हैं 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख का खर्चा हो जाता है और वहाँ रोजाना हमारी सर्जरीज हो रही है। उसमें भी हमें एप्रिसिएशन मिला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एड भी मिली है, हमें पैसा भी मिला है दवाई मुफ्त देने के लिए। इसके अलावा सरकार खुद मुख्यमंत्री मुफ्त योजना के तहत आपको पता है कि सभी का इलाज मुफ्त है, तो दवाइयों का भी बजट हमारा बड़ा है। ओवरऑल हम देखें तो पिछले कुछ सालों में जहाँ 2,500 करोड़ रुपए बजट होता था, वहाँ 10,000 करोड़ के आसपास आज के दिन हमारा बजट है। तो पैसे की कोई कमी नहीं है, बजट की कोई कमी नहीं है और काम करने वालों की कोई कमी नहीं। तो निश्चित तौर से हम प्रगति की तरफ हैं और हरियाणा की स्वास्थ्य सेवाओं को अव्वल पहुंचाने में हम पूरा भरपूर कोशिश करें। सर, आपने बजट का जब जिक्र किया तो मुझे वो सवाल या वो खबर भी याद आ गई कि आयुष्मान योजना बहुत अच्छी योजना है और केंद्र स्तर की योजना जिसको प्रदेशों में भी लागू किया गया। इस पर विवाद भी हमने देखा कि बंगाल जैसे प्रदेश ममता जी कहती हैं कि नहीं, मैं अपने यहाँ लागू नहीं करूंगी क्योंकि मेरी अपनी योजना है। अलग अलग राज्यों में अपनी राजनीति है। और सीमा त्रिखा जी भी शिक्षा मंत्री हमारे बीच में आ चुके हैं, बहुत स्वागत है, एक बार जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत कर दीजिए आप। सर, मेरा सवाल यह था कि हरियाणा में आयुष्मान योजना को लेकर, पेमेंट को लेकर कुछ विवाद की स्थिति थी और जब मैंने तमाम
उन डॉक्टरों से बात की, एसोसिएशन से बात की, तो उन्होंने कहा कि कुछ अड़चन है, लेकिन हमारी बात सरकार से चल रही है, विभाग से चल रही है, मंत्री जी से, आप लोगों से चल रही है, और हमें उम्मीद है कि जल्द उसका समाधान निकल जाएगा। वो समाधान आप लोग निकालने के लिए प्रयासरत भी थे, कहां तक सफलता मिली? देखिए, आयुष्मान भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। आपको पता है कि किसी व्यक्ति को 5 लाख रुपए तक की सहायता मिलना, और हरियाणा में करीबन 1200 अस्पताल ऐसे हैं जो हमारे एम्पेनल्ड हॉस्पिटल हैं। जी जी। यानी उन 1200 में कहीं भी जाकर के व्यक्ति इलाज करवा सकता है। और हरियाणा तो इससे भी एक कदम आगे है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं उससे आगे जा करके हरियाणा सरकार ने चिरायु कार्ड भी बनाए हैं। बिल्कुल। यानी उससे ज़्यादा जो डाटा था वो बहुत पुराना डाटा, तो 2011-12 के डाटा के आधार पर बना था। तो सरकार ने महसूस किया कि हमें इसको और आगे बढ़ाना चाहिए, और उसको आगे बढ़ा करके चिरायु योजना में लेके आए। चिरायु योजना का जो खर्चा है वो सारा का सारा हरियाणा सरकार वहन करती है। जहाँ तक पेमेंट का सवाल है, पेमेंट उनकी समयबद्ध तरीके से होती रही है। पीछे जैसा आप बता रहे हो कुछ अड़चनें रही थी, वो एक पोर्टल चेंज हुआ था, TS1 से TS2 गया था। जी जी। अब टेक्नोलॉजी में आपको पता है कि एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल पे जाते हैं तो कुछ दिन थोड़ी प्रॉब्लम आती है। दूसरा, उनके आप इसको दूसरे एंगल से आप देखिए कि केसेज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यानी कि लोग इसके प्रति आकर्षित हैं, इस स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। आप इसको इस एंगल से देखिए कि ज़्यादा केस होने के कारण से प्रोसेस करने में थोड़ा समय लग जाता है। इसका मतलब हमारी स्कीम सफल है और लोग उसकी तरफ जा रहे हैं। उसकी 2 बार वार्ता, मैं भी उस वार्ता में शामिल था एज ए DGHS। उनके साथ मेरी 3 दिन पहले भी वार्ता हुई है, और उनका 57 करोड़ रुपये हमने जारी कर दिया है, 98 करोड़ रुपये और हमने मांग रखा है। तो समय समय उनको पैसे दिए जा रहे हैं, और इस काम के लिए स्पेशल 90 डॉक्टर पहले डेपूट किए थे हमने, और करीबन 15 डॉक्टर और डेपूट करने जा रहे हैं, ताकि दिन रात करके इनके केसेज को प्रोसेस किया जा सके और इनको समय पे पेमेंट हो सके। परंतु मैं आपके माध्यम से IMA को मैं फिर आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा कि पैसा सरकार का है और सरकार आपको दे रही है, आपको कोई ब्रेक नहीं लगा रही है। कई बार इसको प्रोसेस करने में समय लग जाता है, और वो समय जो लगता है उस टाइम इनको धैर्य रखना चाहिए, और किसी भी सूरत में किसी मरीज का इलाज तो बंद करना ही नहीं चाहिए। ये तो मानवता के खिलाफ अगर इलाज बंद करते हो आप। तो मैं ब्रेकिंग न्यूज दे दूं अभी यहीं से कि एक अपील भी आपने की और साथ में आपने एक संदेश भी दिया है IMA के लोगों को कि भाई इलाज आप बंद ना करें। अड़चन पोर्टल की वजह से आ सकती है, लेकिन पोर्टल के बाद कोई पेमेंट में दिक्कत नहीं है। पेमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट इनकी होगी 100% होगी। हम कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्रयास पूरे हैं सरकार के। डॉक्टर्स की संख्या बढ़ा दी गई है, और इसके अलावा इसका परमानेंट सॉल्यूशन मैं बता देता हूं IMA के मेंबर्स को आपके माध्यम से। इसका परमानेंट सॉल्यूशन भी हम करने जा रहे हैं। TPA, थर्ड पार्टी असेसमेंट, एक टेंडर हुआ है। थर्ड पार्टी जब असेसमेंट हो जाएगा तो हमें इन डॉक्टर्स को भी डेपूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एजेंसी होगी, वो एजेंसी इनके केसेज को, क्लेम केसेज को प्रोसेस करेगी, और एक टाइम बाउंड बैनर में इनको पैसा मिलेगा। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि हरियाणा ने, इनकी अगर पेमेंट लेट होती है तो सरकार ने कमिटमेंट की है कि इनको हम ब्याज सहित पैसा देंगे। इनको ब्याज भी दे रहे हैं हम, यानी अगर हम लेट होते हैं तो फिर उसका हम ब्याज देंगे, इंटरेस्ट भी जाए, इंटरेस्ट भी दे रहे हैं। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो मानवता के पहलू को देखते हुए IMA के लोग भी हमारे ही लोग हैं और हरियाणा के लोग हैं। उनको जब भी कोई प्रॉब्लम हो सरकार से वो डायरेक्ट बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे ऊपर के ऑफिसर से बात कर सकते हैं, हमारे मंत्री जी से बात कर सकते हैं। सरकार बात करने के लिए हमेशा हर स्तर पे तैयार है। तो छोटी मोटी जो प्रॉब्लम है तो वो उसको जो है ना इतना बड़ा इश्यू नहीं बनाना। ठीक है, अब जब हेल्थ सेक्टर की बात होती है तो हम अमूमन अस्पताल, सरकारी प्राइवेट अस्पतालों के इर्द गिर्द ही रह जाते हैं, लेकिन फिर हम ये नहीं सोचते हैं कि हेल्थ सेक्टर की शुरुआत कहाँ से हो रही है, उसका दायरा कितना बड़ा है, पढ़ाई कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, सीटें कहाँ से बढ़ेंगी। मैं इस पर ही अब सवाल लूंगा, लेकिन उसी बीच में चाहूँगा मेरे हरियाणा ब्यूरो चीफ दीपक मौजूद हैं, और तमाम बच्चे जो कि मानव रचना इंस्टीट्यूट से ही जुड़े हैं और अलग अलग कोर्सेज वो कर रहे हैं, उनके भी कुछ जहन में सवाल होगा, तो उन सवालों को भी वो लें दीपक। तब तक मेरा ये सवाल कि मेडिकल कॉलेज की संख्या, सीटों की संख्या केंद्र स्तर पर, प्रदेश स्तर पर बढ़ाने के बड़े प्रयास किए गए। हरियाणा में ये अभी किस सिचुएशन में है, इसका एक्चुअल सिनेरियो क्या है? देखिए, हरियाणा सरकार ने जैसा कि घोषणा की है कि हर जिले में हमारा मेडिकल कॉलेज होगा, और उस पर सरकार बहुत सीरियस है और प्रयासरत है और काम चल भी रहा है। हमारे बहुत से मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया या 85% कंस्ट्रक्शन हो गया। नारनौल का है, भिवानी का है, जींद का है, और भी सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं।
परंतु इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हरियाणा में जिले बहुत छोटे छोटे, यानी 22 जिले हैं, 22 मेडिकल कॉलेज एक छोटे से स्टेट में हो जाएंगे। अब उसके कंपैरेटिवली आप मध्य प्रदेश को, राजस्थान को देखोगे तो राजस्थान में हमारे 4 जिलों के बराबर एक जिला है। तो संख्या में हम निश्चित तौर से पंजाब से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश, हिमाचल से, इनसे कहीं आगे हैं, कहीं आगे। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि हर जिले में अगर मेडिकल कॉलेज हो जाता है तो आप ये मानिए कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, जो मैंने पहले आपको बताया था, तीनों प्रकार की सेवाएं पब्लिक को अपने गृह क्षेत्र में, अपने जिले में मिलेंगी। और कोई जिला ऐसा नहीं है जो 45 किलोमीटर से लंबा चौड़ा हो। तो इससे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुझे नहीं लगता किसी और स्टेट में होंगी। लेकिन वो प्रयास आगे बढ़ते रहने चाहिए। मेरे सहयोगी सीमा, आप चाहेंगे सवाल पूछ लेना? सीमा, अच्छा देवेंद्र है मौजूद। देवेंद्र जी बिल्कुल अतुल जी, सवाल ले लेते हैं। एक बार क्या सवाल है आपका? डीजी हेल्थ हैं हरियाणा। Sir, as we know, since COVID and since COVID, it was a pandemic. The healthline workers have been, they have been perceived as gods, but they are humans as well, and they have needs as well, and they are human. They are humans. They have basic needs, and people just treat them as sources of treatment, as sources of medical treatment, and not as humans. They don't care about the basic lively needs of the doctors. So what is your opinion on that, and how can we change that? देखिए, आप शायद मेरे ख्याल से भावुक सवाल है कि हम तो सेवा कर रहे थे और हमें वो सोर्स समझ रहे थे। ये एक उस तरह का एंगल है। क्योंकि उस वक्त में मैं इस सवाल में एक चीज जोड़ूंगा कि मीडिया कर्मी होने के नाते हम लोग भी दिन प्रतिदिन रहते थे, आप लोग की जिम्मेदारी थी, डॉक्टर साहब थे, तो तमाम लोग, और वो मेहनत सेवा भाव में दिख रही थी उस वक्त में, वो मानवता अपने आप में थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कसक है। देखिए, मैं चूंकि कोविड के उस बुरे दौर में यहीं इसी ज़िले का सिविल सर्जन रहा हूं, और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूं कि फरीदाबाद की पब्लिक बहुत बढ़िया पब्लिक है, बहुत अच्छे लोग यहाँ पे। और मैं इससे पहले मैडम सीमा त्रिखा जी, मंत्री जी के साथ भी कार्यक्रम में था, मैं उस टाइम भी जिक्र कर रहा था कि फरीदाबाद के मेरे कार्यकाल के दौरान मेरे से मांगने के लिए लोग नहीं आते थे, मुझे देने के लिए लोग आते थे। मेरे पास लोग आते थे कि सर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, मैं कोई मास्क दे सकता हूँ आपको, सैनिटाइजर दे सकता हूँ। तो ऐसा नहीं है, पब्लिक के अपनी परसेप्शन होती है और वो इंडिविजुअल होती है, कोई आदमी आपको किस तरीके से ट्रीट करता है। जहाँ तक भगवान का सवाल है, भगवान तो एक ही है, ऊपर वाला है, हम लोग भगवान नहीं हैं। भगवान, अगर कोई डॉक्टर अपने आप को मान रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि वो गलत मान रहा है। हमारा एक पेशा है, शिक्षक का अपना एक पेशा है, चिकित्सक का अपना एक पेशा है। मानवता का जहाँ सवाल है, मानवता हर इंसान में होनी चाहिए और हर व्यक्ति के प्रति होनी चाहिए। तो हम हमारा दायित्व पूरा कर रहे हैं, हम कोई किसी पे एहसान नहीं कर रहे। कई बार ऐसा होता है इंसानियत में कि जब हम भगवान से कुछ उम्मीद करते हो नहीं मिलता है ना, तो हम थोड़ा सा रुष्ट भी हो जाते हैं कि कौन से भगवान। वैसा ही होता है डॉक्टरों के साथ भी, क्योंकि आप लोग धरती के भगवान हैं, तो अगर कुछ नहीं मिल पाता है तो कहते हैं कि अच्छा ये काहे के भगवान है, कुछ इस तरीके के भाव आ जाते हैं। सीमा, आते हैं सर आपसे, तो आपका क्या सवाल है, सर से पूछे आप। हेलो, मॉर्निंग सर। आई हैड अ क्वेश्चन लाइक इन कोविड जब सेकेंड वेव आया था, वी हैव सीन लाइक कि फैटेलिटीज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी, एंड लाइक पीपल आर लाइक बिकम फियर ऑफ हॉस्पिटल्स, और लाइक पेशेंट अगर आते भी, दे डिडंट एक्सपेक्ट दैट दे कैन go alive. So what are the things that happen in India, still like what we are looking in India to control this kind of pandemic if comes again, and how health। मुझे लगता है कि जो आपका सवाल है वो सवाल कुछ इस दिशा में जा रहा है कि अगर फिर से कोई ऐसा पैंडेमिक आता है तो हम कितने तैयार हैं। डॉक्टर साहब तो बताएंगे, लेकिन मैं आपको चीज़ ज़रूर बताऊं कि पत्रकार के तौर पर हम लोगों ने बहुत कुछ उस वक्त सुना कि आप सिर्फ भारत के अच्छी तस्वीर को बता रहे हैं। मैं इटली की उस तस्वीर को कैसे भूल जाऊं जहां जो हमसे संसाधन में बहुत आगे है। मैं ब्रिटेन की तस्वीर को कैसे भूल जाऊं, मैं दुनिया के अलग अलग सेक्टर के तस्वीरों को कैसे भूल जाऊं जो हमसे संसाधन में, स्वास्थ्य सुविधा में बहुत आगे हैं, और वहां पर भी लोग सड़कों पर गिरते पाए गए थे। लेकिन हम फिर भी बहुत कुछ कर गए। लेकिन जो आपका
एक सवाल है, उसका जवाब डॉक्टर साहब आपको कि हम अब कितने तैयार हैं? देखिए, क्योंकि भारत बहुत बड़ा पॉपुलेशन कोविड की जो त्रासदी आई थी वो एक अलग तरीके की त्रासदी थी, और ऐसी त्रासदी प्राय 100 साल में एक बार आती है। 100 साल पहले भी एक त्रासदी विश्व में आई थी। तो कोविड ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, और उसके लिए केंद्र सरकार ने बहुत प्रयास किए हैं, और मैं उसी कड़ी में आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक सामान्य इंफ्रास्ट्रक्चर था। इस कोविड के दौरान जो हमने झेला, हमने जो कमियां महसूस करी, उन कमियों को सबको दूर कर लिया गया है या करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आयुष्मान इंफ्रास्ट्रक्चर एक मिशन है, पीएम अभीम जिसको हम बोलते हैं, उसके तहत 22 हमारे ज़िले हैं, 22 ज़िलों में हम 22 क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना रहे हैं। ये उसी से हमने सीखा है, क्योंकि हमारे पास आईसीयू की कमी थी, आईसीयू के बेड्स की कमी थी, या हम प्रिपेयर्ड नहीं थे, या मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं थे, हम किट नहीं बनाते थे। यस, और हर जिले में आईसीयू स्थापित करने जा रही है सरकार, जिस पे काम चल रहा है। तो उसको देखते हुए हर आपका सब डिवीजन अस्पताल तक हमारे पास आज के दिन ऑक्सीजन प्लांट है, क्योंकि ऑक्सीजन की बड़ी कमी आ गई थी। उस कोविड की सेकेंड वेव में ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो अब ये कहना कि आगे अगर कोई ऐसी आपदा आती है तो उसके लिए कोई तैयार हैं, तो ये सामान्य जो आपदाएं आती हैं उनके लिए विभाग हमेशा तैयार रहता है। कोविड है वो एक अलग प्रकार की आपदा थी, वो विश्व के लिए एक नई बीमारी थी, नई प्रकार की चीज़ थी। उसके फर्स्ट वेव अलग प्रकार की थी, सेकंड अलग थी, थर्ड अलग प्रकार की थी। तो विभाग हमेशा तैयार रहता है, और मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि परमात्मा ना करे कि ऐसी कोई त्रासदी आए। अगर आती है तो आपने देख लिया होगा कोविड के दौरान कि जो हमारा अमला है, स्वास्थ्य विभाग का अमला है, वो बिल्कुल फौजियों की तरह सड़क पे उतर गया था और तैयार रहा था, और अपनी जान की परवाह किए बगैर हमारे कर्मचारी अधिकारियों ने सेवा की है। और सबसे ज़्यादा सेवा मैं उनकी मानता हूँ जो हमारे चतुश्रेणी कर्मचारी थे, हमारे स्वीपर थे, जिनका काम बहुत ही कॉन्टाजियस प्रकार का था कि उनको सबसे पहले बीमारी लग सकती थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस प्रकार के भय या किसी प्रकार का पैदा करने की या रखने की जरूरत नहीं है। सरकार और विभाग हमेशा पब्लिक के साथ। एज अ डीजी हेल्थ एक आपसे सवाल रहेगा कि जो जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, और बहुत सारी उम्मीदें हो जाती हैं, वो अलग अलग जिलों से हो जाती है, पदाधिकारियों से हो जाती है, और आप लोग उन जब चीज़ों को क्लब करके अपने स्तर पर समेटने की कोशिश करते हो, सरकार तक पहुंचाते हो कि भाई ये दिक्कतें आ रही हैं, इनको जल्द पूरा करना है, या ये डिमांड्स आ रही हैं। हरियाणा में आप उस भूमिका को इस वक्त निभा रहे हैं, कितना सहयोग रहता है, कितना आपका खुद फ्यूचर प्लान आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? देखिए, आपको काम करने के लिए 2 स्तर के लोगों के साथ काम करना पड़ता है। आपके जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं या कर्मचारियों के साथ करना होता है, या आपकी हायर अथॉरिटीज़ के साथ करना होता है, या मंत्री जी के साथ करना होता है, सरकार के साथ करना होता है। मैं बड़े गर्व और फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि मेरा 31 साल का टेनओवर रहा है। मैं मेडिकल ऑफिसर से लेकर के और यहाँ तक पहुँचा हूँ, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर के, और चंडीगढ़ तक मैं गया हूँ। काम जो करना चाहता है, जिसकी नीयत ठीक है, उसको सब प्रकार से सहयोग ऊपर और नीचे से मिलता है। और मुझे मेरे नीचे वाले कर्मचारियों से भी मिला है, और मेरे ऊपर के जो बॉस हैं, मेरे ऑफिसर्स हैं, या मेरे मंत्री जी हैं, सरकार हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, मुझे हर स्तर पे जो प्लानिंग मैंने बनाई, जो मैंने सोचा पब्लिक के वेलफेयर के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं आई। ना कभी कोई बजट की दिक्कत आई, ना किसी और चीज़ की दिक्कत आई। जो भी फाइल हमने सरकार पब्लिक के वेलफेयर के लिए सरकार को प्रस्तुत करी, वो जितनी स्पीड से हमारी ऊपर गई है उतनी ही स्पीड से मंजूर होकर के वापस भी आ जाती है। चलिए, इस बात पे भाई जोरदार तालियां, क्योंकि आगे के लिए अगर इसी तरीके से तस्वीर बनती रही तो योजनाएं भी जल्द पूरी होंगी, सरकार के प्रयास भी जल्द पूरे होंगे। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ टाइम साझा करने के, हमारे साथ वक्त साझा करने के लिए, और जो आपके प्रयास हैं उसमें आपको और सफलता मिले, सरकार के काम आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल डॉक्टर रणदीप पुनिया, मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अभी स्टेज पर ही रहें, और हमारे साथ हमारी खास मेहमान भी मौजूद हैं, हरियाणा की शिक्षा मंत्री सीमा त्रिका जी। मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी कि स्टेज पर आएँ और डॉक्टर रणदीप पुनिया को वो सम्मानित करें हमारे सुश्रुता अवार्ड से, क्योंकि आज मेडिकली स्पीकिंग के इस हेल्थ कॉन्क्लेव के तहत हम एक डॉक्टर्स वीक भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मदर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, फादर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, तो डॉक्टर्स डे को सेलिब्रेट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हालांकि डॉक्टर्स डे ना सेलिब्रेट करके हम डॉक्टर्स वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, पूरा एक सप्ताह डॉक्टर्स के नाम। हालांकि एक सप्ताह भी बहुत कम है, क्योंकि डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा अहम भूमिका हमारे जीवन में रहती है।
डॉक्टर्स को भगवान के रूप में देखा जाता है। तो मैं सीमा त्रिखा जी से चाहूंगी कि वो मेमेंटो देकर डॉक्टर रणदीप पुनिया का सम्मान करें। डीजी हेल्थ हरियाणा डॉक्टर रणदीप पुनिया। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, प्लीज तालियां बजाते रहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए ही दिन रात एक कर डॉक्टर्स इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। मैं एक बार फिर से सभी से गुजारिश कर रही हूं, क्योंकि हमारी तमाम जो ऑडियंस यहाँ पर बैठी हैं, आप लोग जितना डॉक्टर्स को प्रेस करेंगे उतना ज़्यादा उनका मोटिवेशन भी बढ़ेगा, उतना ज़्यादा उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर कर सकते हैं। तो ये सेशन यहाँ पर ही ख़त्म होता है। आगे एक और सेशन लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। थैंक यू।